Hello everyone, today we will discuss MCQ on relativity part 3rd. This is the third video in the series of MCQ on relativity. Last two part में हमने 60 क्वेश्चन किए थे. Now 61 question is a particle of rest mass m0 is moving with a relativistic speed v. If beta equal to b by c and f is the fraction defined by f equal to m minus m0 upon m0, then b can show that. यानी कि उसने एक फ्रैक्शन दिया है और रिलेशन पूछी है. f इक्वल टू दिया है m माइनस m0 अपॉन m0 और b इक्वल टू दिया है बीटा इक्वल टू दिया है b अपॉन सी. ठीक है भाई, तो इसी को हम बाई पार्ट्स कर देते हैं. तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा m अपॉन m0 माइनस m0 अपॉन m0. क्लियर है भाई. तो m0 से m0 कैंसिल आउट हो गया 1. तो f इक्वल टू कितना हो गया आपका m अपॉन m0 माइनस 1. अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहां पर 1 प्लस f है, तो f के साथ 1, तो इस 1 को हम इधर ले आए तो हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस f इक्वल टू m अपॉन m0. एंड अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी वेरिएशन ऑफ मास m इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. और इस m0 को इधर ले आएंगे तो m अपॉन m0 कितना हो जाएगा हमारा m अपॉन m0 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इस वैल्यू को यहां पर रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस एफ इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड. तो 1 प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया. ठीक है भाई, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं. स्क्वायर करने के बाद यहां पर हमने क्या दिया, देखा भाई कि ये हमारा आ जाता है 1 प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऊपर ले आए तो 1 प्लस एफ की पावर माइनस 1 और v अपॉन बीटा इक्वल टू कितना गिवन है, बीटा इक्वल टू गिवन है v अपॉन सी. तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सो दैट 1 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एफ की पावर माइनस 2. ये माइनस 2 होगा, सॉरी माइनस 2. तो राइट ऑप्शन इज, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. 1 माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एफ का होल स्क्वायर. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसीडर चार्ज डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रो नॉट. तो उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट की चार्ज डेंसिटी दी है रो नॉट. इफ द ऑब्जेक्ट विद मूविंग विद वेलोसिटी बी, और ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इट्स चार्ज डेंसिटी विल बी. तो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं. तो चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. अगर मैं ओरिजिनल वॉल्यूम ले लूं, एपरिंग चार्ज डेंसिटी, अगर वेलोसिटी ये तो रेस्ट वाली हो गई, अगर पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में कितनी हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. हमें पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके वॉल्यूम में क्या आता है, चेंज आता है. तो वॉल्यूम, रिलेटिविस्टिक वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाता है, v नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. क्लियर है भाई. तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर, q अपॉन वी नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर.
Q अपॉन बी नॉट हमारा किसके बराबर है? Q अपॉन बी नॉट है हमारा रो नॉट के बराबर। सो दैट रो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? रो नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो दिस इज द चार्ज डेंसिटी इन रिलेटिविस्टिक चार्ज डेंसिटी। क्लियर है भाई? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है हमारा? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स ट्रू, समटाइम्स होल्ड्स ट्रू एंड समटाइम डू नॉट होल्ड गुड, डू नॉट होल्ड गुड, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमारी क्या होती है इनर्शियल फ्रेम में? होल्ड्स गुड। ठीक है भाई? F इक्वल टू एम में, अगर हम कहते हैं एक फ्रेम में F इक्वल टू एम में है, अनदर फ्रेम में हमारी F प्राइम इक्वल टू एम में प्राइम है, और वी नो दैट इन इनर्शियल फ्रेम A प्राइम इक्वल टू A इक्वल टू A प्राइम, तो F इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा? F प्राइम आ जाता है। और सारा का सारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने स्टडी की है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किसका है, कौन सा फ्रेम डिस्कस किया है हमने? इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स की न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड। ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस, ट्रू, फॉल्स, नॉट, नॉन, नन ऑफ अबोव। तो अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रू। हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को अब जब हम देखते हैं, अगर हम इसके ऊपर अर्थ पर हैं तो हमारे रेस्पेक्ट में ये किसमें हो जाती है? रेस्ट में। तो ये कैसे बिहेव करने लगती है? एज ए इनर्शियल फ्रेम। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स एजम्पशन, अर्थ पर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो वो हम उस अर्थ को क्या मान के परफॉर्म करेंगे? एज इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर हम अर्थ पर रख के कोई सिस्टम रखा है, एक्सपेरिमेंट रखा है और हम उस पर रखकर कर रहे हैं, तो अर्थ हमारे रेस्पेक्ट में किसमें है? रेस्ट में है। तो अर्थ हमारे लिए कैसे बिहेव करेगी? इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करेगी। लेकिन अगर ये अर्थ है और इस अर्थ को मैं अदर प्लेनेट से देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है कि अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों तरफ राउंड ले रही है, मोशन में है। और कौन सा? एलिप्टिकल ऑर्बिट में है। तो ये क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एसिलेशन आ जाएगा dv ओवर dt। तो विद एसिलेशन मूव कर रही है अगर हम दूसरे प्लेनेट से देख रहे हैं, तो उस केस में ये कैसे बिहेव कर रही है? हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यस, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। अगर ये इस क्वेश्चन में ये कह देता कि ऑब्जर्वर अर्थ पर है तो ये हो जाता फॉल्स। इसका आंसर क्या हो जाता? फॉल्स। लेकिन यहां पर इसने कहीं पर भी ऑब्जर्वर का जिक्र नहीं किया है, ऑब्जर्वर को डिफाइन किया ही नहीं है। जब ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं किया तो अर्थ हमें पता है इनर्शियल भी है और नॉन इनर्शियल भी है। अगर वो ऑब्जर्वर को डिफाइन करता है कि अर्थ पर है तो इनर्शियल, अर्थ पर नहीं है दूसरे प्लेनेट पर है नॉन इनर्शियल। ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं करता तो इनर्शियल भी हो सकती है और नॉन इनर्शियल भी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनर्शियल फ्रेम इज, इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? एसिलेटेड, डीएसिलेटेड, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन इनर्शियल। तो हमें पता है कि इनर्शियल फ्रेम कौन सी, फ्रेम कितने प्रकार के? हमारे टू टाइप्स के, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। हमें पता है इनर्शियल फ्रेम कौन सा होता है? जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे और जिसका एसिलेशन इक्वल टू कितना हो गया? dv ओवर dt इक्वल टू 0, जो विदाउट एसिलेशन मूव करे और जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड्स हो, उसको हम इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। इनर्शियल फ्रेम इज दैट फ्रेम which is moving with constant velocity without oscillation और in which Newton's law holds good। और नॉन इनर्शियल कौन सा होता है? नॉन इनर्शियल होता है जो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करे, जो टाइम के साथ साथ चेंज हो, जिसमें एसिलेशन हो हमारा और जिसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड्स नहीं हो, तो उस फ्रेम को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एसिलेटेड नहीं है, डीएसिलेटेड नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन
गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म चेंज, बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म डू नॉट चेंज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म कौन सी है हमारी? न्यूटन्स लॉ। बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म क्या है? न्यूटन्स लॉ। और अकॉर्डिंग टू गैलेनियन, न्यूटन्स लॉ आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और डेफिनेशन भी यही कहती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि बेसिक लॉ में हमारा कोई भी न्यूटन्स की दोनों लॉ होल्ड्स होती हैं। तो बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म डू नॉट चेंज। जो फ्रेम एफ में है, जो एस में है, वही किस में रहती है हमारी? एस डैश में रहती है। तो ऑप्शन वी इज द राइट ऑप्शन। बेसिक लॉ ऑफ मैकेनिज्म डू नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in Galilean transformation conservation of momentum is invariant, conservation of energy is invariant, both A and B and D, none of the above। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है इसमें हमारा? ऑप्शन सी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों को फॉलो करता है। इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है और इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होती है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होती है एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम कंजर्वेशन मोमेंटम को प्रूफ करना चाहें तो देखो भाई एक बार कि हमने क्या किया, हमने दो फ्रेम ले लिए। हमने माना कि हमारे पास ये टू फ्रेम और रेफरेंस है। ये S है, ये S प्राइम है। हमने माना इसमें टू पार्टिकल हैं, ये टू पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल है हमारा A और एक पार्टिकल है B। एक का मोमेंटम है P1, एक का मोमेंटम है P2। ठीक है भाई, एक का मास है M1, एक का मास है M2। एक की वेलोसिटी है U1, एक की वेलोसिटी है U2। क्लियर है भाई? अब ये तो बात होगी बिफोर कॉलिजन। अब दोनों पार्टिकल टकराते हैं एस फ्रेम में ही, कॉलिजन होता है। कॉलिजन के बाद एक की वेलोसिटी हो जाती है v1, दूसरे की वेलोसिटी हो जाती है v2। ये बिफोर कॉलिजन है और ये आफ्टर कॉलिजन है। हमने माना कि एस फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना हो गया इन एस फ्रेम? अगर मैं इन एस फ्रेम की बात करूं, एस फ्रेम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दो तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो ये क्या हो गया भाई हमारा? ये हो गया P1 प्लस P2 बिफोर इक्वल टू P1 प्लस P2 आफ्टर। P1 प्लस P2 बिफोर इक्वल टू P1 प्लस P2 आफ्टर। हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अकॉर्डिंग टू गैलीलियन हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ कर रहे हैं कि दोनों फ्रेम में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सेम रहता है। तो बिफोर कॉलिजन इसका मोमेंटम कितना हो गया आपका? M1U1। कितना हो गया भैया आपका? M1U1। दूसरे का कितना हो गया? इसका कितना हो गया कॉलिजन से पहले? M2U2। M2U2। कॉलिजन के बाद पहले का मोमेंटम कितना हो गया? M1V1। M1V1। कॉलिजन के बाद दूसरे का मोमेंटम कितना हो गया हमारा? M2V2। ठीक है भाई, M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ये हमारा हो गया एस फ्रेम के लिए। अगर मैं अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बात करूं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात करूं तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मेरी क्या कहती है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मेरी कहती है कि वेलोसिटी की बात करें u प्राइम इक्वल टू u माइनस बी। लेकिन हमें तो एस फ्रेम के लिए चाहिए, तो एस फ्रेम के लिए क्या हो जाती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन? u इक्वल टू u प्राइम प्लस बी। तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें चाहिए u1 चाहिए, तो आपका u1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? u1 प्राइम प्लस बी। अब यहां पर u1 प्राइम क्या है? u1 प्राइम इस फ्रेम से जो ऑब्जर्वर
इस फ्रेम से देख रहा है एस प्राइम से, उसकी जो ए की वेलोसिटी दिखाई देती है उसे दिखाई देती है u1 प्राइम, और जो बी की वेलोसिटी दिखाई देती है वो u2 प्राइम दिखाई देती है बिफोर कॉलिजन, और आफ्टर कॉलिजन कितनी दिखाई देती है b1 प्राइम और b2 प्राइम। क्लियर है भाई? तो हमारा यहां से क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा u1 प्राइम इक्वल टू u1 प्राइम प्लस बी। और अगर मैं दूसरी की बात करूं, u2 की बात करूं, तो u2 हो जाएगा हमारा u2 प्राइम प्लस बी। ठीक है भाई? अब मैं बात करूं b1 की बात करूं, तो b1 हो जाएगा b1 प्राइम प्लस बी। b2 कितना हो जाएगा, b2 इक्वल टू b2 प्राइम प्लस बी। क्लियर है भाई? दोनों फ्रेम की जो हमने रिलेट करना था, हमने इक्वेशन को रिलेट कर दिया। अब इन्हीं सब इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट इन 1। इक्वेशन 1 में जब आप इसे पुट करोगे, तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में पहला क्या है, m1 u1। तो m1 है आपका, u1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, u1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, u1 की वैल्यू आ गई u1 प्राइम प्लस बी, प्लस m2 है आपका, u2 की वैल्यू कितनी आ गई, u2 की वैल्यू आ गई u2 प्राइम प्लस बी, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, m1 है, v1 है, v1 की वैल्यू कितनी आ गई, v1 प्राइम प्लस बी, प्लस m2 है, और m2 की वैल्यू कितनी आ गई है यहां पर, b2 प्राइम प्लस बी। m2 b2 है तो b2 प्राइम प्लस बी, ये हमने वैल्यू, ये चारों वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। इक्वेशन नंबर 1 क्या आती है हमारी, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2। u1 u2 b1 b2 की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, ब्रैकेट ओपन कर दिए, तो m1 u1 प्राइम प्लस m1 b प्लस m2 u2 प्राइम प्लस m2 b इक्वल टू m1 b1 प्राइम प्लस m1 b प्लस m2 b2 प्राइम प्लस m2 b। क्लियर है भाई? तो यहां पर क्या बचा आपका, m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम। इन दोनों को देखोगे, इसको और इसको, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो प्लस का v m1 प्लस m2 इक्वल टू, फिर इधर m1 b1 प्राइम प्लस m2 b2 प्राइम। फिर से अगर इन दो टर्म को देखोगे आप, फिर से इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, तो प्लस का b m1 प्लस m2। ये टर्म इस टर्म के बराबर हो गई, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका क्या बचा, आपका रिमेनिंग बचा m1 u1 प्राइम प्लस m2 u2 प्राइम इक्वल टू m1 b1 प्राइम प्लस m2 b2 प्राइम। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि s में मोमेंटम कंजर्व था, और यहां से क्या प्रूफ हो गया कि ये कौन सा मोमेंटम हो गया, बिफोर कॉलिजन, और ये कौन सा हो गया, आफ्टर कॉलिजन इन s प्राइम फ्रेम, इन s प्राइम फ्रेम। तो हम s में मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम को लेकर चले थे, हमने किस में प्रूफ कर दिया, हमने इसे s प्राइम में प्रूफ कर दिया। तो इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्व, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई? तो हमने यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें पता है एसिलेशन रहता है इनवेरिएंट, इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एसिलेशन इनवेरिएंट रहता है, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पॉइंट। तो यहां पर एसिलेशन तो है नहीं, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, स्पीड है, नन है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। हम प्रूफ करके भी दे लेते हैं, डिस्टेंस हमारी क्या होती है, अगर हमने मान लिया कि डिस्टेंस डी एस फ्रेम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गई फॉर S फ्रेम। और डिस्टेंस फॉर S प्राइम फ्रेम क्या हो जाएगी हमारी? x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम का होल स्क्वायर प्लस y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम का होल स्क्वायर प्लस z2 प्राइम माइनस z1 प्राइम का होल स्क्वायर फॉर S प्राइम फ्रेम। और अकॉर्डिंग टू गैलीलियन x प्राइम इक्वल टू कितना होता है हमारा? x माइनस बी टी, y प्राइम इक्वल टू y, z प्राइम इक्वल टू z और t प्राइम इक्वल टू t। ठीक है भाई, तो यहां से अगर ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो d प्राइम वाली में रख दो तो d प्राइम इक्वल टू रूट x2 प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इससे x2 प्राइम की हो जाएगी x2 माइनस बी टी, टाइम सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा। x1 प्राइम की इससे कितनी हो जाएगी? x1 प्राइम की हो जाएगी माइनस x1 प्लस बी टी, माइनस माइनस प्लस, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा का स्क्वायर प्लस y2 तो सीधा y2 हो जाएगा, y2 प्राइम तो y2 हो जाएगा और y1 प्राइम y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो d प्राइम इक्वल टू ये bt से bt कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। और ये इस इक्वेशन से, अगर इस वाली इक्वेशन को देखोगे आप, इस इक्वेशन से किसके बराबर है? d के बराबर है। तो ये इक्वल टू कितना हो जाता है आपका? ये इक्वल टू हो जाता है आपका d के बराबर। तो d प्राइम इक्वल टू क्या आ गया? d, यानी कि डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन रिमेन्स इनवेरिएंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Michelson-Morley experiment established that there is no universal medium, velocity of light in free space is constant, both A and B, none of the above। ठीक है भाई, तो क्या प्रूफ किया था उसने? दोनों को प्रूफ दिया था। उसके जो माइकलसन मोर्ले का एक्सपेरिमेंट आया था उसने क्या किया था कि उसने कहा था कि बाद में कि कोई ऐसा मीडियम नहीं है जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा हो। और फिर उसने दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट। तो 69 का हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट इज ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, ईथर इज नॉट मूविंग, सन इज नॉट मूविंग, नन। तो ईथर सन इज नॉट मूविंग तो कहा ही नहीं उसने, तो ईथर की बात करते हैं। तो ईथर इज नॉट मूविंग और ईथर डज नॉट एग्जिस्ट। तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आए उसने नेगेटिव एक्सप्लेनेशन दी। उसने कभी नहीं कहा कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, उसने कहा कि ईथर है और ईथर रेस्ट में है। अर्थ उसे ड्रैग कर रही है अपने साथ, अर्थ उसे अपने साथ ड्रैग कर रही है। ठीक है भाई, ये जो बात कही थी कि ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात कही थी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने कहा था कि ईथर का कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस है, ईथर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ओनली रिलेटिव मोशन है, ओनली रिलेटिव मोशन है। तो आइंस्टीन माइकलसन मोर्ले ने अपने नेगेटिव रिजल्ट के एक्सप्लेनेशन में क्या कहा? उन्होंने कहा था कि ईथर है और ईथर रेस्ट में है, ईथर इज नॉट मूविंग, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई? देखो भी, अगर हम ये लेके चलते हैं कि ईथर इज नॉट मूविंग, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारी वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाती है। हमारी वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है भाई, एक मिनट। तो हमारी वेलोसिटी 0 हो गई और अकॉर्डिंग टू माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है अगर ईथर रेस्ट में है। और माइकलसन मोर्ले के अकॉर्डिंग T1 हमारा कितना आता है? T1 आता है 2D अपॉन C 1 प्लस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। और T2 कितना आता है? T2 आता है 2D अपॉन C 1 प्लस
वी स्क्वायर अपॉन 2c²। फिर हम इसमें टाइम डिफरेंस निकालते हैं और हमें फ्रिंज शिफ्ट मिल जाती है डेल्टा n इक्वल टू L² v² अपॉन c² लैम्डा। ठीक है, लेकिन अगर हम वेलोसिटी को जीरो कर दें, अगर यहां पर भी वेलोसिटी को जीरो करते हो, अगर ईथर को उन्होंने नेगेटिव रिजल्ट में कहा कि ईथर जीरो है और एक्सपेरिमेंटली हमें कोई शिफ्ट नहीं मिल रही, तो वेलोसिटी को अगर यहां पर भी जीरो करते हो तो डेल्टा n यहां से कितना मिल जाता है, जीरो मिल जाता है। यानी कि एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली अगर ईथर को हम रेस्ट में मानते हैं तो फ्रिंज शिफ्ट हमें जीरो मिलती है। अगर इससे भी करें तो T1 को निकालें, अगर जैसे हमने वहां पर निकाला था T1 माइनस T2, तो T1 निकालें, वेलोसिटी को जीरो कर दें तो T1 आ गया d अपॉन सी, और T2 भी कितना आ जाएगा यहां से 2d अपॉन सी, और T1 इक्वल टू कितना आ गया, T2 आ गया। यानी कि डेल्टा T टाइम डिफरेंस ही कितना आ गया हमारा, T1 माइनस T2 इज जीरो। टाइम डिफरेंस जीरो आ गया तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, पाथ डिफरेंस जीरो हो गया। पाथ डिफरेंस जीरो हो गया तो फ्रिंज शिफ्ट कितनी आ गई, जीरो। जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट मिल रहे थे, एक्सपेरिमेंटली उन्हें कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिल रही थी, वो उन्हें मैथमेटिकल भी नहीं मिली। कब नहीं मिली, जब उन्होंने अपने रिजल्ट में कहा कि अगर ईथर रेस्ट में, मान ले कि ईथर को रेस्ट में है और अर्थ उसे ड्रैग कर रही है अपने साथ, तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो अर्थ के रेस्पेक्ट में। और जब वेलोसिटी जीरो रखकर उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तो उन्हें फ्रिंज शिफ्ट जीरो मिली, और यही फ्रिंज शिफ्ट उन्हें मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली मिल रही थी। तो उनके नेगेटिव रिजल्ट ने एक्सप्लेन किया कि ईथर हमारा रेस्ट में है। ईथर है लेकिन वो किस में है, रेस्ट में है, अर्थ उसे अपने साथ साथ ड्रैग कर रही है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बिकम इन द पिक्चर ऑफ। देखो भाई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब आई पिक्चर में, v लेस देन सी, v ग्रेटर देन सी, v इज द ऑर्डर ऑफ c एंड नन। तो हम रिलेटिविटी मोशन की तभी बात करते हैं जब b इज इक्विवेलेंट टू c। भाई जब b लेस देन c है तो दैट इज द नॉन रिलेटिविस्टिक केस, जहां पर हमारी न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, लेकिन v ग्रेटर देन सी, सेकंड में कह रहा है v ग्रेटर देन सी, तो v ग्रेटर देन सी तो पॉसिबल ही नहीं है। यही रिलेटिविटी कहती है। मास हमारा नेगेटिव आ जाता है, इमेजिनरी आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ठीक है भाई, तो जब वेलोसिटी c के ऑर्डर की होती है तो ऑप्शन c इज द राइट ऑप्शन। तब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की हम स्टडी करते हैं। कोई भी पार्टिकल अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी से चलता है तो हम उस केस में इस रिलेटिविटी अप्लाई करते हैं उस पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर appear to be। एक मूविंग ऑब्जेक्ट एक मूविंग है, वो हमारे रेस्ट वाले ऑब्जर्वर को कैसे अपीयर होगा, इंक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ, नो चेंज इन लेंथ और नन ऑफ द अबव। ठीक है भाई, यानी कि एक हमारा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है यहां पर रेस्ट में है O, और एक कोई बॉडी है जो L लेंथ की है, मोशन में है O प्राइम, B वेलोसिटी किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो O ऑब्जर्वर को कितनी दिखाई देगी। तो हमें पता है कि जब भी कोई रॉड की बात करते हैं तो वो 1 माइनस v² अपॉन c² फैक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो कैसे दिखाई देती है, छोटी होती हुई, तो डिक्रीज इन लेंथ। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in two inertial frame of reference the velocity of light will be according to Einstein's second postulate। अगर हम आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, हम किसी भी फ्रेम की बात करें, हम s की बात करें तब भी c रहेगी, हम s प्राइम जो v वेलोसिटी से चल रहा है तब भी c रहेगी, हम s डबल प्राइम जो 0.9c वेलोसिटी से चल रहा है उसमें भी c रहेगी। तो c रिमेन c इन ऑल इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आर। तो कितने पोस्टुलेट दिए आइंस्टीन ने, हमें पता है आइंस्टीन ने 2 पोस्टुलेट दिए।
postulate 1, all law of physics remains same in inertial frame of reference, all inertial frame of reference, and postulate C, speed of light remains same in all inertial frame of reference. तो relativity में, special theory of relativity में दो ही postulate हैं हमारे, तो option B is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज गिवन बाय आइंस्टीन इन, तो किस ईयर में दी गई थी ये? 1905 में आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया. तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. क्लियर है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिफाइंड बाय, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम किसने दिया? देखो भाई, अगर हम स्पेस पार्ट की बात करें, स्पेस पार्ट कौन से होते हैं हमारे? एक्स वाई जेड. टाइम की बात करें तो टाइम कंपोनेंट कौन सा होता है? टी. सबसे पहले इनको डिफाइन किया गैलेनियन ने. एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस बी टी, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड, टी प्राइम इक्वल टू टी. लेकिन ये जैसे ही v इक्विवेलेंट टू c हुआ तो ये फेल हो गए, है ना. कुछ पार्टिकल ये प्रूफ नहीं कर पाए आइंस्टीन के सेकंड पोस्टुलेट के स्पीड ऑफ लाइट रिमेन सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम. इसके बाद स्पेस टाइम कंपोनेंट को डिफाइन किया लॉरेंज ने. एक्स प्राइम इक्वल टू के एक्स माइनस बी टी, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड, और उसने टाइम कंपोनेंट को भी डिफाइन किया टी प्राइम इक्वल टू के टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर. तो स्पेस टाइम कंपोनेंट को रिलेटिविटी में सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया? लॉरेंज ने. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई. मिंकोविस्की स्पेस इज इन, तो मिंकोविस्की स्पेस, मिंकोविस्की ने स्पेस डिफाइन किया स्पेस टाइम इंटरवल के साथ. वो कहता है कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर, यानी कि ये कितने डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हो गया? 4 डायमेंशन का. यहां पर उसने बताया कि x1 इज टेंडिंग टू x, x2 टेंडिंग टू y, x3 टेंडिंग टू z एंड x4 इज टेंडिंग टू ICT. जब हम इसमें इनकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें स्पेस टाइम इंटरवल मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1. तो हमें स्पेस टाइम इंटरवल कितना मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर. दिस इज द 4 डायमेंशनल. और इन्होंने कहा था कि जो फोर्थ कंपोनेंट है इट इज द टाइम कंपोनेंट एंड इट इज इमेजनरी. कौन सा कंपोनेंट है ये? इमेजनरी कंपोनेंट है. फोर्थ कंपोनेंट इज द इमेजनरी. तो मिंकोविस्की स्पेस इज द 4 डायमेंशनल. तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4D स्पेस इज. तो 4D स्पेस को हम क्या बोलते हैं? 4D स्पेस को हम मिंकोविस्की स्पेस बोलते हैं, 4D स्पेस को हम वर्ड स्पेस भी बोलते हैं, तो और हम स्पेस टाइम इंटरवल भी बोलते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट ऑप्शन. 4D स्पेस इज द मिंकोविस्की स्पेस, वर्ड स्पेस, भाई वर्ड एक्स वाई जेड और टाइम पर ही तो डिफाइन है, और स्पेस टाइम इंटरवल, इसको हम स्पेस टाइम इंटरवल भी बोलते हैं 4D को. अभी हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर. तो 4D स्पेस इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, बोथ ए एंड बी, नन. तो हमें पता है कि हमारे दो ही फ्रेम होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है फॉर इनर्शियल फ्रेम, और जीटीआर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम कौन सा फ्रेम डिस्कस करते हैं? इनर्शियल फ्रेम डिस्कस करते हैं. तो ऑप्शन ए इज द
राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का? ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स होल्ड्स ट्रू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सी रिमेन्स कांस्टेंट बोथ ए एंड बी एंड नन। तो हमारा कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन की ऑल लॉ ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम या होल्ड्स ट्रू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ी बन गई है, तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करना। थैंक यू।